नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि उलमा मशाइखीन भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं और खिलाड़ी भी होते हैं, यहाँ तक कि दानिश्वर, अदीब, सहाफ़ी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और ख़ास तौर पर हम इंसानी हुकूक़ के जो जहदकार होते हैं या समाजी जहदकार होते हैं, उन्हें भी मदऊ करते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आज हमने एक खुसूसी शख्सियत को, एक ख़ास शख्सियत को मदऊ किया है और आपको मैं समझता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे उस शख्सियत से मिलकर, उस शख्सियत के बातें सुनकर, उस शख्सियत के जो ख़यालात हैं उनसे आगाही हासिल करने के बाद आपको यकीनन खुशी होगी, मसरत होगी और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान कहीं पर भी रहे, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तो ये मोहब्बत, ये मुरव्वत, ये हमदर्दी के अल्फाज उसकी ज़बान से निकलते हैं। तो बहरहाल आज की जो हमारी मेहमान हैं वो अमेरिका में मुक़ीम अमरीकी शहरी हैं, डॉक्टर सना क़ुतब उद्दीन। उनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं। और सना क़ुतब उद्दीन ह्यूमन राइट्स की जो एक्टिविस्ट हैं, साथ ही पॉलिटिकल साइंस की वो प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, माहिर तालीम है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी है, जिसका सिलसिला जारी है और फ़िल वक्त वो हुकूक़ इंसानी पर काम कर रही है। और आपको ये भी बता दूँ कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चों की जो शिनाख्त होती है वो अपने वालिद से होती है, अपने बाप से होती है, अपनी माँ से होती है। तो इनके वालिद के बारे में आपको बता दूँ कि ये तेलंगाना की एक मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और वो हैं डॉक्टर मोहम्मद क़ुतब उद्दीन, जो अमेरिका के मशहूर मारूफ माहिर नफ्सियात में उनका शुमार होता है। लेकिन आज जो ख़ास बात है डॉक्टर सना क़ुतब उद्दीन की, वो ये है कि हमने जैसा कि बताया कि ये डॉक्टर क़ुतब उद्दीन की बेटी है, लेकिन इनके जो कारनामे हैं, इनके जो इक़दामात हैं, इनके जो ख़यालात हैं और इनके जो काम हैं, उन कामों की वजह से ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर सना क़ुतब उद्दीन के जो वालिद हैं वो है डॉक्टर क़ुतब उद्दीन। तो बहरहाल इस लड़की ने एक पहचान बनाई है अमेरिका में, ये और इनकी बहन, इनके भाइयों ने, इनकी माँ ने भी अपनी एक खुसूसी पहचान बनाई है। तो बहरहाल हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर सना क़ुतब उद्दीन का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं आपका। और जो सवाल करते हैं तो ख़वातीन के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि अमेरिका में आपका ब्रॉट अप हुआ, वहाँ पर पैदाइश हुई और आपने वहाँ से तालीम हासिल की और वहाँ के माहौल में रच बस गई। तो आप ये बताइए कि वहाँ पर ख़वातीन की क्या हालत है? अमेरिका के जो ख़वातीन के जो हाल है अब इस वक्त पर मुश्किल के हाल है। और मुश्किल के हाल है क्योंकि जब वो ट्रम्प प्रेसिडेंट रहा, वैसे ऐसे आर्टिकल्स जुडिशरी और लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट को असाइन करे हैं, वो बहुत ज़्यादा वुमेन्स के जो हक़ रहते, वो राइट्स रहते, इस्लामिकली भी वो जो राइट्स हक़ रहते औरतों के, वो उस राइट्स को वो मुसीबत में अप्रेस्ड किया। हाँ जी, क्योंकि इस्लामिकली अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, वुमेन्स के जो राइट्स है परफेक्टली प्रिजर्व्ड है। जी जी। और हमारे हिस्ट्री में ऐसा मूवमेंट नहीं आया कि ख़वातीन के जो राइट्स को लेने के लिए ऐसा हमारे पास एक बड़ा मूवमेंट नहीं रहा हिस्टोरिकली। क्योंकि हमारे रब कुरान में he addresses dear believers, men, women and jinn, हमेशा men, women and jinn। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे को कभी नहीं छोड़े कि कभी किसी मामले में। तो हमारे जो राइट्स है और हक है ये perfectly preserved है। तो लेकिन in the United States or in the West, women's rights वो guaranteed नहीं थे। वो religious कानून से या secular कानून से वो guaranteed नहीं थे। तो जब industrial revolution आया, उससे जब women's की organizing शुरू हुई और rights पे तवज्जो हुए societally, तो अब अब प्रोटेक्शन रहे अब वेस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स, वुमेन्स के राइट्स के बारे में। लेकिन ट्रम्प ऐसे लोग को अपॉइंट करे जुडिशल ऑफिसेस में वे जो वुमेन्स के राइट्स को मुश्किल सिचुएशन में डाले गया। और अभी तक जो
women make 75 cents to the dollar हम्म, of the man in the United States. तो अभी तक ये ऐसा salary में वह पूरा disparity differences तो है, अभी भी है। अभी भी है, जी जी। लेकिन ज़्यादातर बाज़ जो चीज़ें हैं हम लोग broader lens of history में देखेंगे तो कि बाज़ struggles ऐसा universally है, हर जगह दुनिया में वो struggles है जी और दुनिया बने जब से है, जी जी। लेकिन इंसान जो अल्लाह से मोहब्बत करता, नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी। इश्क है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो हमेशा सही रास्ता कैसा और ये सोसाइटी को कैसा अच्छा करने के लिए रास्ता देखते रहते हैं और उस बारे में सोचते हैं। जी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सल्लल्लाहु फर्स्ट बैटल रहा to protect the young girls जी हाँ from being buried alive. जी हाँ जी तो हमारे को बहुत फख्र है मैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाल्लाह। और यूनाइटेड स्टेट्स में इतने ज़बरदस्त एक्टिविस्ट है जो वुमेन्स राइट्स के लिए मूव फॉरवर्ड करते रहते ये इश्यू और हमारे लिए अच्छे राइट्स अटेन करने के लिए कोशिश करते रहते। तो अल्लाह का शुक्र है सिचुएशन it's not perfect, ज़बरदस्त तो नहीं है लेकिन बिल्कुल बुरा नहीं है, खराब भी नहीं है। बिल्कुल ख़राब भी नहीं है और लेकिन और ज़्यादा काम करना तो ज़रूरी है इस चीज़ों पर। बहुत ही अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन आपको बताता हूँ कि जहाँ तक डॉक्टर सना क़ुतबुद्दीन का सवाल है, उन्होंने जिक्र किया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को गैर मामूली मुकाम अता किया, उस वक्त मुकाम अता किया जबकि दुनिया में औरतों का मुकाम कुछ नहीं था, बल्कि खुद अरब में बच्चों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो ये उन्होंने कहा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबुव्वत पर आपकी से मोहब्बत पर उन्होंने फ़ख्र का इज़हार किया और मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ख्र का इज़हार करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका में पैदा किया। तो बहरहाल डॉक्टर सना क़ुतबुद्दीन के बारे में आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी काम किया है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की तरक्की के लिए, तालीमी तरक्की के लिए, उनके दूसरे जो हुकूक़ हैं उनके लिए उन्होंने काम किया है। तो हम सवाल करते हैं डॉक्टर सना क़ुतबुद्दीन से कि अक़वाम मुत्तहिदा में उनका क्या काम रहा, यूनाइटेड नेशंस में आपने कैसे काम किया? हम वुमेन्स के जो सिविक सोसाइटी ग्रुप्स है डिफरेंट मुल्कों के साथ, हम सिविक सोसाइटी ग्रुप्स के साथ काम करके हम लोग एजुकेट करें डिफरेंट NGOs, partnered NGOs in different parts of the world. हम लोग उन लोगों के साथ काम करके हमारे civic liberties, human rights कैसा आगे ला सकते, हर मुल्क में हम exchange कैसा कर सकते ideas, हम forums बनाए ताकि जो women from around the world, दुनिया के women exchange कर सके ideas, जो काम कर रहे, जो नहीं कर सक रहे, और कैसा ये जो civic engagement है, बोले तो civic engagement के माने हैं कि हम society के welfare के लिए तमाम लोग society के सबसे गरीब से लेके सबसे अमीर, यतीम, तमाम widows, तमाम लोग के लिए हम society को कैसा अच्छा कर सकते। तो ये इसके माने हैं civic society का जो engagement है। इस जरिए हम लोग different women's organizations के साथ हम लोग educate करें कि आप कैसा involve हो सकते, कौन से organizations है already आपके जो societies में हैं। और मैं तो इतनी ज़्यादा inspired हूँ जो ख़वातीन जो काम just organically जो करते रहते दुनिया के तमाम orphanages और दूसरे widows को देखना, कैसा भी करके एक रास्ता बना के लोगों को का देखभाल करना बहुत inspiring है कि you know so many different countries in Africa and so many different smaller countries in Asia कि you see women
consistently मुसलसल काम करते जाते रहते पूरे कौम के लिए अच्छाई करने के लिए. और तमाम लोग को भी मालूम है ये बात कि जब we all know women like our mothers and our sisters and our daughters who are constantly giving. और तो ये जो networking and connections जो हम लोग बनाए और जो education हम लोग बताए ये different women's organizations को, it's allowed ये उन लोगों के engagement को आगे आने के लिए. जी जी. एक बात बताइए, चलिए बहुत अच्छी बात है. और नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि सना खुतबुद्दीन जो हैं वो अगरचे हम चाहते थे कि वो अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दें, लेकिन उनका भी इसरार था और हमारा भी ये इसरार रहा कि क्यों ना आप अपने जड़ों से जुड़ी हुई हैं और हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं और अपनी तो आपकी जो जड़ें हैं वो हैदराबाद में पेवस्त हैं, तो क्यों ना आप अपनी मादरी ज़बान यानी उर्दू में बात करें. तो उन्होंने बहुत ही खुश दिली से उसे कबूल भी किया और जो इनका जो दक्कनी लहजा है, जो प्यार और मोहब्बत से भरा लहजा है, उसकी मिठास आप महसूस भी कर रहे होंगे. तो बहरहाल हम एक अगले सवाल की जानब आगे बढ़ते हैं. आप ये बताइए कि अमेरिकन वुमेन जो हैं और इंडियन वुमेन, उनमें क्या आपको डिफरेंस दिखाई देता है? Distinctions जो है I would say American women में और इंडिया के women में है कि American women में ज़्यादा diversity को वो embrace करते जो, और ये नई चीज़ है. और वो नई चीज़ से embrace करने से ये जो diversity है, it's our greatest strength. And the women's movement in the United States, it was really at the back ends, I would say, of different women's movements around the world. And all of a sudden, you see that the American women's movement has gone from the back end to the forefront of women's movements around the world. And the key to that has been embracing diversity. क्योंकि पहले जो अमेरिका का women's movement था, ये तमाम just white women lead करते थे. अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है. और वो बहुत उन लोगों को एहसास भी नहीं था शायद कि उन लोग दूसरे लोगों को नहीं आने दे रहे थे. अच्छा. तो इससे ये limited understanding हो रही थी ये women's movement में. different experiences, different ideas जो intellectual diversity है और experiences, वो इंसान को चमकाते और दिमाग को ऐसा रोशन करते. और वो जब लोग मिलते different groups से, that वो जो intellectual discourse होता वो ज़बरदस्त होता. And इससे black women in the United States, you have Angela Davis, who has been a forefront leader in the United States, Tamika Brown, and extraordinary black women leaders in the United States. They've always been there. What about Ilhan Omar? Ilhan Omar is tremendous. As a social activist, as a political figure, I think she's been doing a great job. She has worked with so many different groups across the board, and also her strength is working with a wide variety of people. And again, we see that whether it's Ilhan Omar or it's the women's movement in the United States, when we embrace diversity, the movements and the leaders are succeeding, and they're able to really impact society in such a positive, powerful way. Now, there are over 400 people in U.S. Congress. Ilhan Omar is a member of U.S. Congress. But her weight and her intellectual might in U.S. Congress is so significant that her voice is a voice that's heard around the world. And she has overcome so many extraordinary challenges. She's lived through war. She's lived as a refugee. She's had very difficult life conditions living in war zones.
जी, जी, बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल इल्हान उमर की बात जब इन्होंने की तो मैं समझता हूँ कि इल्हान उमर के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि इल्हान उमर अमेरिकी कांग्रेस के रुकन है और जिस तरह सना कुतुबुद्दीन ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई चैलेंजेस का सामना किया और इस चैलेंजेस का सामना करने के बाद वो इस पोज़ीशन पर पहुँची है। तो हम सलाम करते हैं इल्हान उमर को क्योंकि इल्हान उमर ने जो भी आवाज़ उठाई है, कमज़ोरों के लिए आवाज़ उठाई है और नीग्रोज़ के लिए, ब्लैक्स के लिए और जो माइनॉरिटीज़ के लिए और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है और उन्होंने उन इंसानों के लिए आवाज़ उठाई है जो बहुत ज़्यादा हर लिहाज से कमज़ोर दिखाई देते हैं। तो बहरहाल सियासत टीवी के इस प्रोग्राम आमने सामने में सना कुतुबुद्दीन को बुलाने का मकसद यही था कि वो अमेरिका में जो ख़वातीन के मौक़िफ़ है, ख़वातीन की पोज़ीशन है, उनकी जो हालत है, उसके बारे में समझाएँ। और हम एक सवाल करते हैं, चलिए तो अमेरिका की ख़वातीन के बारे में हो गया है, हिंदुस्तानी ख़वातीन के बारे में आप क्या कहती हैं? ये है बड़ा मुश्किल का क्वेश्चन, लेकिन जी। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जी, है, जी। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बहुत उम्मीद है कि यहाँ का वुमेन्स मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बने और लीडर यहाँ का जो ख़वातीन का जो मूवमेंट है दुनिया का के लीडरशिप को they can be the leaders of जी। the women's movement around the world. And I think what's has been challenging historically is that the women's movement in India, much like the parallels with the women's movement in the United States, hasn't grown too much until it embraced diversity. जी। And we see the exact parallels in the world's oldest and largest democracies, is that we see mainly that the women's movement in India has been predominantly upper caste women throughout India. Mm-hmm. And women who are not privileged are really at the fringes of society, who are tackling very difficult situations and experiences, are not allowed to engage in those conversations about what needs to be done for women's rights and what needs to be done to move society forward. लेकिन अब direction change हुआ. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu Akbar. It's so extremely exciting for me to see what has happened with the women's movement in India because of Shaheen Bagh. वाह, बहुत अच्छी बात, उधर ही आ रहा था मैं जी। जी। जी, जी। Shaheen Bagh के जो दादीज and nannies and aunties and khalas and pupus and everyone from the margins of society, सबसे like vulnerable women जी, जी। in Indian society are Indian Muslim women. Indian बहुत Muslim सही, women बिल्कुल are सही the कहा। least You're right, educated, least literate group of people in the entire country. This is the most vulnerable group of women in every category in India today. And the most courageous, beautiful souls जी। gave birth to Shaheen Bagh. बहुत अच्छी बात कही जी। And Shaheen Bagh जैसा नाम है, वाह। वो इंडिया के तमाम किस्मत बदल गई, क्योंकि जो शाहीन बाग है, it gave birth to a vision of a new India. बिल्कुल सही कहा। ये जो पहले का जो विजन था, ये बहुत structured, जिसके पास power है, उन लोगों के पास power है, जैसा like जबरदस्त. It's been a beautiful vision. बहुत खूब। It's been a beautiful India. The vision of India is absolutely beautiful. It was an inclusive vision. And at the same time, we look at whether the United States or India, that there have been power disparities of the poor and the rich and all of that. Shaheen Bagh gave birth to a very new historic development where we have the most vulnerable women in society. This massive nation of 1.4 billion people who had a vision and a direction and gave birth to this vision of an India that is equitable with the most marginalized. And it gave a rebirth to this nation of something much more beautiful that is to come. And, as an Indian Muslim,
we see the Taj Mahal and all this beautiful architecture, and it's always like, subhanallah, that's something we're proud of. Wow, what, that was beautiful architecture. But no, as an Indian Muslim, the women of Shaheen Bagh and what Shaheen Bagh has meant to this new historical wave that we have entered is of much greater beauty, excellence, and pride for us than Taj Mahal could ever be. बहुत प्यारी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि अगर एक हिंदुस्तानी कहीं पर भी रहो, लेकिन उसे जो अपने वतन से प्यार होता है और वतन के लोगों से प्यार होता है, उसका इजहार सना क़ुतबुद्दीन ने कर दिया है। और ख़ास तौर पर उन्होंने शाहीन बाग के जो तहरीक शुरू की गई थी सीए के ख़िलाफ़ और शहरी तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़, तो आपने देखा कि उन्होंने बताया कि किस तरह शाहीन बाग ने हिंदुस्तान को एक नया विजन दिया है, एक नई समत दी है, एक नई राह दिखाई है और ख़वातीन में एक नया जज्बा पैदा कर दिया है। और मुस्लिम ख़वातीन का जो बिल्कुल हाशिए पर थी, जो जिनमें तालीम की कमी थी, लेकिन शाहीन बाग के नानियों ने, दादियों ने, खालाओं ने, वहाँ के फूफियों ने एक नया हिंदुस्तान जन्म दिया है। एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पर मुस्लिम ख़वातीन में एक शऊर जागा है और उन्हें एहसास हुआ है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, बुनियादी हुकूक क्या होते हैं। वो बात उन्होंने कही है और उनके बाद से ये अंदाज़ा होता है कि शाहीन बाग ने न सिर्फ हिंदुस्तानियों बल्कि अमेरिका के भी दिल जीत लिए हैं, अमेरिका में रहने वालों के भी दिल जीत लिए हैं। बहरहाल डॉक्टर सना क़ुतबुद्दीन के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं बताता हूँ कि हालिया दिनों में उन्होंने चार मीनार का दौरा किया। चार मीनार आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हैदराबाद की शान है, हैदराबाद की आन है, हैदराबाद का वक़ार है। और चार मीनार देखने वाले, मैं समझता हूँ कि हमेशा चार मीनार देखते ही रह जाते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। तो हम उनसे ये सवाल करेंगे कि चार मीनार हाल ही में आपने दौरा किया था, वहाँ पर विज़िट किया था, मक्का मस्जिद भी आपने देखा, चार मीनार भी आपने देखा और आसिफ जाही जो शिफा खाना है उसका भी आपने नज़ारा किया है। तो आपको कैसा लगा अपना शहर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी खुश हो गई ये शब-ए मेराज के वक्त चार मीनार के को जाने से और मक्का मस्जिद को जाने से कि it felt magical and just full of beauty. जो पुरियों की जो खुशबू, सब लोग अतर पहन के जो खुशबू और different रूहानी जो माहौल जो है वहाँ पर, it's like taking going on this Yes. on a time machine, going back to a different time and just seeing different waves of history. I mean, इंसान को बहुत कम वक्त मिलते जो आप टाइम मशीन में जा सकते और आप different periods of history महसूस कर सकते या और देख सकते architecturally. और ये जो चार मीनार है, it's just magnificent. I would say it is at the height of the human experience, and you really haven't lived until you've experienced the beauty, the excitement that is there in Charminar. I don't think there's a place I'm happier in the world than those alleyways. I mean, it's tremendous. कैसा महसूस कैसा हुआ आपको? क्या एहसास थे आपके, क्या जज्बात थे चारमीनार देखने के बाद, वहाँ का माहौल देखने के बाद? ऐसा नहीं लगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए? जी बिल्कुल। तो ऐसा दिख रहा था कि एक वक्त में मैं बहुत दूसरे टाइम में गई और वो पूरे जो beautiful times of Hyderabad के जो निज़ाम्स and all of that beautiful culture जो था वो भी देख रही हूँ, लेकिन हम ये नया अब के जो टाइम्स में अब वो भी हैदराबाद को देख रहे, तो ऐसा दिख रहा था कि हम in a history machine, like in this time. Okay. And it was like ऐसा miraculous experience रहा कि आप कहाँ आ गए इससे दूसरी दुनिया को आप ट्रांसपोर्ट हो गए, a different time. और लोग क्या है, ये लोग है सबसे चार मीनार के हर चीज में के बारे में मैं तारीफ कर सकती हूँ। पहले जो आर्किटेक्चर है, लोगों की जो रूहानियत है, खाने हैं, खुशबुआ है, कपड़े हैं, तमाम। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग हैं, it's that उनकी मोहब्बत, मुरुवत,
ہاں ہاں حیدرآبادی لوگ کی جو محبت اور مروت ایک مومنٹ کے لیے آپ نہیں دیکھ سکتے. I mean, اچھا ہمیشہ وہ آپ کے سامنے رہتا. جی جی بہت اچھا. اور لوگ مرسی جو ہے مرسی ہے مرسی اینڈ یو نو جنرلی حیدرآباد کے لوگ بہت خوشی کا اظہار کرتے بہت خوبصورت طریقے سے. بہت ایسا کبھی اپنی خوشی کو نہیں بتائے جیسا نہیں رہتا یہاں حیدرآباد میں, which is like the opposite of where I live in New York. You know, I love New York, of course. لیکن Hyderabad in New York میں ایسا رہتا کہ سب لوگ بہت guarded رہتے اور ایسا مسکراہٹ زیادہ رہتی, یعنی رفتار جو زندگی کی اسپیڈ ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ رہتی. اور ساتھ ساتھ لوگ امریکہ کے تمام نیو یارکرز are known ایسا for their intensity and kind of like not smiling at strangers and things like that. میرے کو یہ تعجب دکھتا کہ یہ حیدرآباد اتنا میسو سٹی ہے اور ہر طریقے سے culturally, historically, technologically, educationally, spiritually, there are just so many dimensions. کتنے کی طریقوں سے حیدرآباد is beautiful. اس کے ساتھ ساتھ you know یہ پورے دنیا کے سب سے ٹاپ شہروں کے ساتھ competition ہے, اور حیدرآباد کی beautiful diversity of people and religions and communities, it's so beautiful. And languages, اتنے زیادہ شخصیت ہے حیدرآباد کے بارے میں. اور وہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے. نیو یارک کی پاپولیشن از اباؤٹ 9 to 10 million people. حیدرآباد کی پاپولیشن بھی اتنی بڑی ہے کہ بھی آپ لوگوں سے جب ملیں گے وہ محبت سے ملیں گے, اور وہ کبھی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اینڈ they'll go out of their way, you know, to help you. And yeah, you know, کبھی ایسے ویسے لوگ تو دنیا میں ہر جگہ ہے, لیکن وہ لوگ بھی اتنا ہنسا کے رکھیں گے آپ کو کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی. جی بہت اچھی incredible. سبحان اللہ. تو بہرحال آپ نے چار مینار دیکھا ہے, جی آپ نے میں سمجھتا ہوں مکہ مسجد بھی دیکھی ہے آپ نے. زبردست مکہ مسجد. تو بہرحال ایک بات, اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو ہم یہ سوال کریں گے کہ حیدرآباد میں جو یعنی تعلیمی انقلاب آیا ہے, ریولیوشن آیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہر کوئی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لڑکے پڑھ رہے ہیں, ہر گھر میں علم ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ نے کیا دیکھا؟ زبردست ہے کہ یہ جو علم حاصل کرنا بہت سخت ضروری ہے ہر انسان کے لیے. جی. اور اتنا بہت خوشی کی بات ہے کہ ایجوکیشن کی طرف سوسائٹی اور حیدرآبادی کلچر جو ہے اس طرف فوکسڈ ہے. ہمارا بھی کام امریکن فیڈریشن آف مسلمز آف انڈین اوریجن کا, ہم لوگ ہمارا جو فوکس ہے کہ لٹریسی کو ٹیکل کرے انڈیا کے مسلمان کے communities میں, especially in Indian Muslim communities, but throughout all Indians, of course. سخت ضرورت ہے علم حاصل کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ صرف اپنے آپ کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. ہم علم حاصل کرنے کا وجہ نہیں ہے جسٹ ہم لوگ اپنے آپ کے چیزوں میں اور آئیڈیاز میں مگن رہیں گے تو اچھا نہیں ہے. ہاں نہیں, بالکل نہیں. ہمیشہ ضروری ہے اس کے ساتھ تو جو تعلیم حاصل کرنے کا ہے ضروری ہے. ایجوکیشن از اے مسٹ, اینڈ ایجوکیشن آف دا مائنڈ از ناٹ کمپلیٹ وداؤٹ دا ایجوکیشن آف دا سول. بہت اچھی بات ہے. We don't have a complete education without both. And what we see, and I love the spirit of attaining education in Hyderabad. It's very exciting. And at the same time, I would say that ہمارے لیے سخت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں سے جسٹ ہم لوگ صرف اپنے آپ کے لیے جو جی رہے, صرف ہمارے اپنے فیملی کے لیے جو جی رہے,
ہمارے میں اور مرغی میں کچھ فرق نہیں ہے. جی. God created us. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کو اتنے محبت سے بنایا اور اتنے محبت سے ہمارے پیشنز بنائے, کریٹیوٹی بنائے. اور آپ اپنے آپ میں دیکھیں گے, اپنے آپ کے سول کو, آپ کو دماغ کو, آپ تھوڑا ٹائم کے لیے ریفلیکشن میں آپ بیٹھے تو آپ کو احساس ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک بڑا ایسا ویژن دے رہا کہ لوگوں کو مدد کرنے کے لیے, لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو کٹ شارٹ کرتے. بعض وقت ہمارے فیملیز, ہمارے کمیونٹیز, خاندان, نہیں صرف آپ پڑھائی میں رہنا. ہاں زبردست, آپ پڑھائی میں رہو, لیکن آپ کے دل کو کھٹ کر کے نہیں پھینکو. آپ اٹس یعنی دماغ کے ساتھ دل کی بھی سنو. بالکل. جی. نہ تو یہ ہمارے لیے تعلیم بھی حاصل کرنا بیکار ہے. کیونکہ آپ کے پاس درد نہیں رہا دوسرے انسان کے لیے. آپ انسان کیسا بول سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ بہت ہی پیاری بات کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پیاری بات کے بعد اور پیاری باتیں نہیں ہو سکتی. اس واسطے کہ اس سے بڑھ کے پیاری بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے جو مخلوق ہوتی ہے اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی خدمت خلق جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.